हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए बी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सैम्पल पेपर 1 जो कि सीडीपी हिंदी और ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से बना है। आज का यह सैम्पल पेपर लगभग 200 क्वेश्चंस को कवर करेगा और यह क्वेश्चंस आपको मोस्टली हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सुपर टेट और यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सैम्पल पेपर आपके लिए बनाया है। चलिए आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। और मेरे पुराने साथियों, आप सभी से भी एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके व्यूज़ मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। चलिए आज के इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम जो सेशन लेते हैं वह ईवीएस का लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016। जो स्वच्छ भारत मिशन था हमारा, वह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था स्वच्छता अभियान। ठीक है, 2 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती होती है? यह जयंती होती है गांधी जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट संबंधित है, किस संगठन से संबंधित है? IUCN, UTEC, IVWC, WWF। ठीक है, जो हमारी रेड डाटा बुक है वह हमारी संबंधित है IUCN से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जानवर पौधे जो दुर्लभ हो चुके हैं या लुप्त प्राय होने की कगार पर है या ख़त्म होने वाले हैं, उनका एक संक्षिप्त विवरण रेड डाटा बुक में होता है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी? 22वें संवैधानिक संशोधन, 75वें संवैधानिक संशोधन, 65वें या 73वें संवैधानिक संशोधन? जो हमारा 73वां संवैधानिक संशोधन था, इसने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में की गई थी? वह हमारा था राजस्थान। सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वह राजस्थान में हुई थी। दूसरे नंबर पर जो हाँ स्थापना हुई थी पंचायती राज की, वह था आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटी आंत में एक विशेष भोजन को का पाचन अमीनो अम्ल का उत्पादन करता है। भोजन में मुख्य रूप से शामिल होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। जो भोजन में विशेष रूप से शामिल होता है वह शामिल होता है प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा ही अमीनो एसिड का निर्माण होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, लंदन, पेरिस, वाशिंगटन DC। IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो हमारे वाशिंगटन DC में स्थापित है। यह यूपीटीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप 2013 से अगर आप देखते हैं तो कम से कम यह 4 से या 5 बार यह क्वेश्चन रिमाइंड हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद का कोई भी एक सदन या कोई विधानसभा? तो राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी सदन में महाभियोग की कार्रवाई चलाई जा सकती है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। संसद का कोई भी सदन, इसका आंसर है संसद का कोई भी सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? मांजुली, अंडमान, सॉल्सेट या लक्षद्वीप? जो भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप है वह हमारा सॉल्सेट है। आइए सॉल्सेट के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वह देख लेते हैं। ठीक है, यह सॉल्सेट कहाँ पर स्थित है? जो सबसे आबादी वाला द्वीप है वह हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह सबसे दुनिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला द्वीप है। ठीक है, जो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह भी सोलसेट जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर यह बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह सोलसेट द्वीप में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार ये पूछा जा सकता है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है या फिर सोलसेट द्वीप में स्थित है?
चलिए, मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। भारत में किस राज्य सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभाध्यक्ष। हमारे कुछ मित्र जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे राज्य का कौन है, तो मोस्टली आंसर मुख्यमंत्री बोला जाता है। जबकि जो राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है, वह होता है राज्यपाल। ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को ही सौंपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चाय कॉफ़ी का मुख्य सक्रिय घटक क्या है? निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन या एस्पिरिन। ठीक है, देखो हमारा क्लोरोफिल जो पाया जाता है वह पाया जाता है किसमें? पौधों में। ठीक है, निकोटीन ये भी हमारा चाय में पाया जाता है। ठीक है, एक तरह का ये सेवन करने वाला, नशा करने वाला निकोटीन एक पदार्थ होता है जो कि बहुत कम मात्रा में कॉफ़ी में भी पाया जाता है। ठीक है, जो मुख्य सक्रिय घटक है वह हमारा कैफीन है। मुख्य सक्रिय घटक कैफीन है। निकोटीन हमारे स्मोक जो हम करते हैं उनमें भी मोस्टली पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का पहला द्वीप जिला कौन सा है? पहला द्वीप जिला कौन सा है? दमन, लोनावाला, मंजुली या कच्छ। जो भारत का पहला द्वीप जिला है वह हमारा कौन सा है? मंजुली है। मंजुली है। आइए मंजुली के बारे में कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। मंजुली भारत के कहाँ पर स्थित है? यह भारत के असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। यह कब जिला घोषित किया गया था? यह 27 जून 2016 को द्वीप जिला घोषित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मंजुली जिला। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, दमन क्या है? यह दादरा एक केंद्र शासित प्रदेश है। जो दमन है हमारा वह केंद्र शासित प्रदेश है। लोनावाला यह महाराष्ट्र में स्थित है और कच्छ हमारे गुजरात में एक जिला है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? कड़मूल्य ग्रंथि, शिखर स्राव पसीने की ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि है, एवनेर ग्रंथि। जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो हमारी पेनियल ग्रंथि है। ये हमारे कहाँ पर स्थित होती है? ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। यह मस्तिष्क के एपिथैलेमस नामक जगह पर स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वह होती है यकृत या लिवर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात आज फिर शेयर करना चाहूँगा। समय कभी वापस नहीं लौटता। जो समय गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो प्लीज़ आप तन मन धन एक कर दीजिए। जिसका भी यूपी टेट का पेपर है 28 को, उसको हर कीमत पर वो पेपर निकालना है। क्योंकि आप जब एक बार फॉर्म भरते हैं तो वो 1200 रुपये का फॉर्म फिलअप होता है और वो 1200 रुपये बहुत ही कीमती होते हैं। आप ये मानिए, जब आप अपना आपकी जॉब लग जाएगी तब आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी। तो प्लीज़ जितना हो सके इस टाइम का यूज कीजिए और जितना हो सके आप पढ़िए, ताकि आपका यूपी टेट का पेपर भी आसानी से क्लियर हो जाए और आप सुपर टेट के लिए आगे के लिए बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन फल पकाने के नेतृत्व करता है? एथिलीन, जैतिन, ऑक्सीन या जैवरुलिक एसिड। जो पौधा होता है वह हमारा होता है एथिलीन। जो हमारा पौधा होता है जो फलों को पकाने के लिए यूज होता है वह हमारा होता है एथिलीन। जैविक उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? जैविक उर्वरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? वह परिवर्तित करते हैं अमोनिया में। अमोनिया में, क्योंकि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका यूज पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका यूज पेड़ पौधे करते हैं। आइए हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जो जैव उर्वरक मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वह अमोनिया में इसे कन्वर्टेड कर देते हैं, जिसका यूज पेड़ पौधे करते हैं। जैसे फलीदार पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और जो फलीदार पौधे नहीं होते हैं उनमें फैक्ट्रिया जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईवीएस शिक्षक द्वारा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के दृष्टिकोण, रुचि और तोड़ मोड़ जैसे कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? अवलोकन, जांच सूची, रेटिंग स्केल या उप संख्यात्मक अभिलेख। तो जब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण का अवलोकन होता है या टीचर द्वारा जो अवलोकन किया जाता है उसका जो बेस्ट उपकरण होता है वह कौन सा होता है? अवलोकन होता है। ठीक है, वह छात्र को
अवलोकित करता है, मतलब छात्र को देखकर यह अवलोकन कर सकता है कि छात्र पर्यावरण से संबंधित कितना जान चुका है या कितना जानने वाला है भविष्य में। वह डायरेक्टली उसे अवलोकन कर सकता है या ऑब्जर्व करके देख सकता है। तो हमारा इसका आंसर इसका अवलोकन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 1/4, 1/2 या 2/3। जो पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। आइए ये देख लेते हैं ये कब से कब हुए, ये कि कौन से संवैधानिक संशोधन में हुए। यह 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में महिलाओं के लिए पंचायती राज में 1/3 पद आरक्षित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। यह आप सभी जो गांव से रिलेटेड है उन सभी को पता है कि गांव जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच होता है। सरपंच का पद वांछनीय होता है, यह गलत है क्योंकि सीट बदलती रहती है, कभी जनरल के लिए आती हैं तो कभी ओबीसी के लिए, कभी SC ST के लिए आती है। ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड पंच होते हैं, यह भी सही है। ग्राम पंचायत का कार्य ग्राम पर स्वच्छता, कृषि और सिंचाई सुविधा, पानी बिजली की आपूर्ति कराना, यह भी सही है। तो हमारे 1, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल मोस्ट इम्पोर्टेंट UPTT के लिए, UP टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजकीय फूल उत्तर प्रदेश का फालसा का फूल जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सच है। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यह भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारा चौथा, उसे स्नातक होना चाहिए, यह अमान्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन पूछा है, उसे स्नातक होना चाहिए, यह गलत है। आइए हम राष्ट्रपति पद के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सच है, ठीक है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है। उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ पद पर वह नहीं होना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 58 में वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षण सूत्र, ऑलवेज UP टेट में या CTET में यह क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपको एक UP टेट और CTET के क्वेश्चन यह देखने को मिलेगा। तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? शिक्षण के सूत्र सरल से कठिन की ओर है, बिल्कुल सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह भी सही है। पूर्ण से अंश की ओर, यह भी सही है। और मूर्त से अमूर्त की ओर, यह भी सही है। और अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, जो शिक्षण के सूत्र हैं उसमें विशिष्ट से समान की ओर, यह भी सही है। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं, यह भी सही है, ठीक है। आइए तीसरे ऑप्शन मिलते हैं। अनुभव ज्ञान से औचित्य की ओर, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। और मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, यह भी कथन बिल्कुल सच है। तो हमारा उपरोक्त सभी इसके आंसर होगा। तो सूत्र से चढ़ के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 10 सिद्धांत दिए गए हैं, 10 सूत्र दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया था कि जन्म से बच्चे सार्वभौमिक भाषा सिद्धांतों को समझ सकते हैं? पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर। हमारा इसका आंसर होगा चॉम्स्की, ठीक है। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो जन्मजात तो उनमें वांछनक्रम या विशेषता पाई जाती है जो भाषा को वातावरण से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। भाषा को वातावरण से कैप्चर कर लेते हैं, यह चॉम्स्की ने कहा था। तो हमारा इसका उत्तर क्या होगा? चॉम्स्की। इनमें चॉम्स्की के अनुसार यह भी कथन कहा था कि जन्मजात भाषा ग्रहण करने की बालकों में एक प्राकृतिकशील एक शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी पारस्परिक शिक्षण से प्रयुक्त रणनीति नहीं है? जो हम शिक्षण करते हैं, पारस्परिक शिक्षण मतलब मान लीजिए समूह में शिक्षण जो किया जाता है एक तरह से, उसे हम पारस्परिक शिक्षण का नाम दे सकते हैं। तो उसमें हमारा ऑप्शन है पूछताछ, सारांश, मूल्यांकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षण होता है तो उसमें प्रयुक्त रणनीति नहीं है, तो उसमें जो प्रयुक्त रणनीति नहीं है वह हमारा मूल्यांकन है,
क्योंकि हम जो शिक्षण करते हैं तो हम उसमें पूछताछ भी करते हैं, ठीक है, सारांश, हम कुछ जानने का प्रयत्न भी करते हैं कि उस बालक ने कितना सीखा या कितना नहीं। लेकिन मूल्यांकन हम कब करते हैं? वह वर्ष के अंत में या वर्ष के बीच में करते हैं, ठीक है। तो यह मूल्यांकन, पारस्परिक शिक्षण एक छोटे समय के लिए शिक्षण होता है, इसमें छोटा रूप होता है, तो उसमें मूल्यांकन नहीं होता है। आइए इसके कुछ चार प्रमुख नीतियाँ देख लेते हैं पारस्परिक शिक्षण की। इसमें हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जो शिक्षक होता है वह छात्र के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है, ठीक है। प्रश्न करना, बच्चों के द्वारा प्रश्न करना भी इसमें होता है। स्पष्ट करना, छात्रों की अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। और सारांश, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुमुखी व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी ऊर्जा का अगवा करती हैं, वे सामाजिक परिस्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वे अंदर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। तो देखिए, आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वे अंदर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर अंदर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वह वही मुखी नहीं हो सकता। वह कौन सा होगा? इंटरनल या आंतरिक। तो हमारा तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, यह तो कैसे भी हमारा बहिमुखी व्यक्तित्व से नहीं मिलता। वही मुखी मतलब जो बाहर रहता हो या समाज में उठता बैठता हो, तो वह बहिमुखी व्यक्ति कहलाता है। सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी ऊर्जा का अफवाह करती हैं, तो समाज में बैठने वाला उसकी अब्बा कैसे करेगा? तो ये हमारा भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वह दूसरा सही है। ये सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहिमुखी व्यक्तित्व के बारे में। तो वह सामाजिक परिस्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करता है, हमारा ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामग्री का सार्थक अनुभव अधिगम का अनिवार्य घटक है। यह एक अवधारणा है गेस्टाल्टवादियों की, व्यवहारवादियों की, संबंधवाद की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामग्री का सार्थक अनुभव अधिगम का एक अनिवार्य घटक है। यह गेस्टाल्टवादियों की एक अवधारणा है। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा अधिगम के बारे में? अधिगम बेसिकली क्या है? जो हम सीखते हैं, व्यवहार के थ्रू हम जो सीखते हैं वही अधिगम कहलाता है। अधिगम जो गेस्टाल्टवादियों का, यह मुख्य रूप से धारणा की प्रकृति से संबंधित है। जो हम प्रकृति में हमने धारणा बना रखी है उससे संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति वस्तु को संपूर्ण मानता है। जैसे बच्चा पहली बार जब खिलौने को देखता है तो वो देख लेता है और उसे समझ जाता है कि यह खिलौना है, लेकिन फिर वह धीरे धीरे उसके भागों को देखता है कि ये गाड़ी का पहिया, ये घूमता है, ये गाड़ी का बटन है, इससे गाड़ी चलती है। धीरे धीरे उन सभी भागों को देखता है। तो पहले वो देख लेता है कि ये, पहले वो उसे वह पूर्ण रूप में देखता है, उसके बाद वह छोटे छोटे उसे भागों में देखता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि पहले वह किसी भी को पूर्ण के रूप में सीखते हैं और उसके बाद उसके भागों को सीखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे ये ऑप्शन है, जैसे बच्चा पहले पंछियों को पंछी कहता है, बाद में यह बताता है कि ये गौरैया है, ये कौवा है, ये आपकी चील है आदि के बारे में बताना जानता है। लेकिन सबसे पहले वह जानता है कि ये सब पक्षी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्देशनात्मक अनुबंधन को और क्या कहा जाता है? एस प्रकार का अनुबंधन, क्यू प्रकार का अनुबंधन, सी प्रकार का अनुबंधन या आर प्रकार का अनुबंधन? निर्देश मीन्स जैसे, और इसमें एस प्रकार का अनुबंधन हो नहीं सकता। हम सीधे डायरेक्ट आंसर पाते हैं। आर से क्या हमारा स्टार्ट होता है? आर से हमारा स्टार्ट होता है रिएक्शन या रिएक्टिव, मतलब सीधा निर्देश देना। तो हमारा इसका आप महत्वपूर्ण पॉइंट मान लीजिए, निर्देश मीन्स रिएक्शन करना, तो रिएक्शन आर प्रकार का अनुबंधन। तो हमारा आंसर है इसका आर प्रकार का अनुबंधन। निर्देशनात्मक अनुबंधन को आर प्रकार का अनुबंधन भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट सुनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर टेट, यूपी टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा चिंतन कहलाता है, समायोजन कहलाता है, या अभिप्रेरणा कहलाता है, या अधिगम कहलाता है? देखिए, अनुभव द्वारा जब हम पहली बार मैदान में जाते हैं तो हम बॉल पकड़ना नहीं जानते, लेकिन जब हमारे हाथ में एक बार बॉल आती है तो हम अनुभव करते हैं कि ये हम ऐसे से पकड़ेंगे। तो अनुभव द्वारा हम क्या करते हैं? बॉल को पकड़ना सीखते हैं। तो हमारे व्यवहार में क्या आया था? परिवर्तन आया था। फिर हम धीरे धीरे बॉल को बहुत जल्दी पकड़ना सीख लेते हैं, खेलना सीख लेते हैं। पहली बार नहीं खेलना आता, लेकिन धीरे धीरे हम जब अनुभव करते हैं, मतलब चीज़ों का अभ्यास में लाते हैं, तो हमारे वो व्यवहार में आ जाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये हमारे अधिगम कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, या अधिगम के लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जीवन भर
चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम मीन्स सीधा आप मान लीजिए सीखना। सीखना जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक होती है, सार्वभौमिक सभी सीखते हैं। ठीक है, अधिगम उचित वृद्धि और विकास में मदद करता है, यह भी सही है। अधिगम व्यक्तित्व और संतुलित विकास में मदद करता है, यह भी बिल्कुल पॉइंट सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है। जैसे हमने अपना जीवन में तय कर लिया है कि हमें एक सरकारी टीचर बनना है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम अपने व्यवहार को परिवर्तन लाते हैं, हम अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, अधिगम को अपने व्यवहार में लाते हैं। तो ये उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होता है अधिगम के द्वारा। जैसे अधिगम, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम अपनी तैयारी को इतना अच्छे ले जाते हैं कि हम सुपर टेट का एग्जाम निकाल लेते हैं और एक स्थान से हम एक सरकारी पद पर आसीन हो जाते हैं। आइए कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, यह सीरीज आपके मिनिमम 200 क्वेश्चन और मैक्सिमम 250 क्वेश्चन कवर करेगी। मेरा एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो आइए ये सिद्धांत देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ ये सोचिए कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा पोजीशन लेनी है, अच्छे स्थान पर जाना है। तो आइए हम थोड़े से जो सिद्धांत दिए हैं हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, एल थॉर्नडाइक। इनमें से एक सिद्धांत आपको यूपी टेट में 100% देखने को मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है इसमें से। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, इवेन पॉवलोव और जेवी वॉटसन ने। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत BF स्किनर ने। सिद्धांत क्रम, ठीक है। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, गुथरी ने। यह कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत गुथरी ने दिया। हल का पुण्यवलन का सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क एल हल ने। ठीक है, हल ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक आपको कहीं भी दिख जाए, आप मान लीजिए अल्बर्ट बंडूरा आपका आंसर है। अंतर्दृष्टि से अधिगम कुछ हद तक निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के समान दिखता है। आवश्यकता कमी सिद्धांत, अधिगम का 8 प्रकार का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो अंतर्दृष्टि से अधिगम कुछ हद तक समान दिखता है, वह प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के समान दिखता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयास करते हैं, हमसे गलती होती है, फिर हम उसे सुधारते हैं, फिर प्रयास करते हैं। तो जो हमारा अंतर्दृष्टि अधिगम है वह त्रुटि और प्रयास से कुछ ना कुछ समान दिखता है। ये कुछ वर्णन है अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में, हम देख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में स्थित अधिगमकर्ताओं का संवेग वह कक्षा में क्या व्यवधान पैदा करता है। जो अधिगमकर्ता होते हैं का संवेग वह, जैसे जो टीचर होता है उसका जो डर होता है बच्चों में, वह कक्षा में क्या व्यवधान पैदा करता है। त्वरक पैदा करता है बच्चों के विकास के लिए, या अवरोधक होता है बच्चों के विकास में, या महत्वपूर्ण नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा में जो टीचर होता है उसका जो भय होता है, उसके कारण बच्चों के विकास में एक अवरोधपन आता है। जैसा आपने देखा होगा कुछ टीचरों का दहशत बच्चों में इतनी होती है कि जब वो क्लास में आते हैं तो बच्चे को जो भी आता है वह उनकी फेस को देख के वो भी भूल जाते हैं। तो वह अवरोधक इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग उत्तेजित करने के लिए कौन सी विधि सर्वयुक्त है। मौलिकता, रुचि, जिज्ञासा या सृजनात्मकता। तो हमारी मौलिकता तो होगी नहीं, मौलिकता तो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे हमें संपत्ति का अधिकार है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग से तो इसका कोई लेना देना है नहीं है विधि से। ठीक है। रुचि क्या होती है, जैसे मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। जिज्ञासा कुछ करने की जिज्ञासा, यह है इसके आंसर नहीं है। सीधा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन का काम क्या है, एक चीज़ के बारे में अनेक तरीके से सोचना कि यह कैसे करेंगे, हम यह कैसे करेंगे, एक कार्य को 10 करने के 10 तरीके, वह क्या कहलाती है, सृजनात्मक, और वही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह रचनावाद में मूर्त संज्ञानात्मक चरण से मेल खाता है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से मेल खाता है। ठीक है, यह संज्ञानात्मक अवस्था किसने दी है, यह हमारी दी है प्याजे ने। पहली जो संज्ञानात्मक अवस्था थी वह संवेदीगामक थी, दूसरी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरी है हमारी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, चौथी है हमारी अनौपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी उसे बोल सकते हैं। तो हमारा जो मूर्त आता है वह हमारा किस में आता है, 7 से 11 साल में आता है। इसमें बच्चा क्या करता है,
इसमें बच्चा जो होता है वो चीज़ों को देखकर तार्किक रूप से सोचना चालू कर देता है, तार्किक रूप से सोचना चालू कर देता है। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे संख्या, क्षेत्रफल, आयतन और अवन्यास के संचरण से क्षमता प्राप्त करते हैं। ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना चालू कर देता है। इसकी आयु कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में उत्क्रमणिता, क्रमानुक्रम और सक्रमता का भी विकसित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, जो हमारा अंतर्मुखी और बहिमुखी किसने दिया है? अंतर्मुखी और बहिमुखी दिया है हमारा जोंग साहब ने दिया है। तो हमारा पहले का कौन सा है? चौथा। ठीक है, मौखिक, कामुक और गुदा और जनांग, ये हमारा दिया है सिगमंड फ्राइड ने। तो हमारा तीसरे का कौन सा है? दूसरा। ठीक है, पाइनिक, एस्टेनिक, एथलिक और डिप्लेस्टिक हमारा किसने दिया है? यह दिया है हमारा क्रेटा चमर ने। तो हमारा चौथे का कौन सा है? पहला। ठीक है, और हमारा दूसरे का कौन सा है? तीसरा। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें ऐसा कोई सीरीज में आंसर नहीं दिया है, तो हमारा उपरोक्त ये आंसर है। आप इसको एक बार देख लीजिए और एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन मोस्टली 1 नंबर में आ जाता है कि किसने क्या दिया है। जैसे अंतर्मुखी और बहिमुखी जंग ने दिया है। ठीक है, मौखिक, कामुक और गुदा और जनांग सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ठीक है, पाइनिक, एस्टेनिक, एथलिक और डिप्लेस्टिक व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए हैं? कैरेटा चमर ने दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाएगा? एक विद्यार्थी गुणांक के सवालों को सीखना चाहता है या मल्टीपल के सवालों को सीखना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे कौन से सवाल आते हैं? जोड़ने के सवाल आते हैं। तो जोड़ने के जो पूर्व ज्ञान का जो यूज करेगा वह गुणन में, तो वह किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है इसमें? तो इसमें जो स्थानांतरण हो रहा है वह हमारा धनात्मक अंतरण हो रहा है। धनात्मक अधिगम का अंतरण हो रहा है। ये हम कैसे कह सकते हैं? देखो, जो अधिगम अंतरण होता है वह 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक, नकारात्मक और शून्य अंतरण। तो धनात्मक में क्या होता है? जो हमने पहले सीखा है और उसका यूज करके हम दूसरा नया सीख रहे हैं। शून्य क्या होता है? जैसे हमने पहले कुछ सीखा लेकिन हम जो नया सीख रहे हैं उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। जैसे हमने बॉलिंग करना सीखना चाहा, बॉलिंग करना हमने सीख लिया, फिर हम बैटिंग करना सीख रहे हैं, तो बॉलिंग करने से बैटिंग करने में कोई लेना देना नहीं है, तो उसका क्या हो गया? शून्य स्थानांतरण हो गया। और नकारात्मक का क्या हो गया? जो हमने पहले सीखा है और उसका हम दुरुपयोग करें दूसरे सीखने में, वह हमारा नकारात्मक अंतरण हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक अंतरण। इसमें विद्यार्थी क्या कर रहा है? अपने जोड़ को, जो उसने पहले सीखा है जोड़ना, उसका यूज करके वह गुणांक के सवालों को करना सीख रहा है, तो वह धनात्मक अंतरण है। जैसे अधिगम के 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं: अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण और अधिगम का शून्य अंतरण। अधिगम का धनात्मक अंतरण क्या होता है? जब पिछला शिक्षण किसी अन्य स्थिति में शिक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जैसे जो हमने पहले सीखा है और जो आप सीख रहे हो उसमें उसकी सहायता करे, वह धनात्मक अंतरण होता है। ठीक है, इसका उदाहरण भी दिया है। जैसे गुणांक के भागों में वह जो जोड़ का अनुभव है उसका यूज करता है। नकारात्मक कब होता है? जब वह जो है ना पिछला सीखा है और दूसरी जो सीख रहा है उसमें व्यवधान उत्पन्न करे। जैसे वह अभी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, लेकिन जो उसकी हिंदी बोली है, जो उसने हिंदी पहले सीखी थी, वह उसमें क्या कर रही है? व्यवधान कर रही है। क्योंकि हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हम ना कहीं अपना कुछ ना कुछ शब्द हिंदी के भी यूज करते हैं, तो वह व्यवधान नकारात्मक हो गया। और शून्य स्थानांतरण कब होता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, गेंदबाजी करने की क्षमता बल्लेबाजी में से कोई लेना देना नहीं है। आप गेंदबाजी करना अलग सीखते हैं और बल्लेबाजी करना अलग सीखते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनले हॉल, इविन पॉवलव, वॉल्फगैंग कॉलर या कोर्ट लेविन। तो बाल मनोविज्ञान के जनक है हमारे स्टेनले हॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास की बूढ़ी अवस्था की अवधि को दर्शाती है: 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 9 से 10 सप्ताह या इनमें से कोई नहीं। विकास की जो बूढ़ी अवस्था होती है वह 2 से 8 सप्ताह को दर्शाती है। आइए हम कुछ अवस्थाएं देख लेते हैं।
सिगमंड फ्राइड ने विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था। एक होती है गर्भधारण के 2 सप्ताह की अवधि, जो गर्भ आता है जब माताओं के, तो उससे 2 सप्ताह तक की अवधि को कहते हैं निषेचन अवस्था। ठीक है। दूसरी होती है बूढ़ी अवस्था, जो गर्भधारण से 8 सप्ताह तक की होती है। ठीक है, उसे कहते हैं बूढ़ी अवस्था। और तीसरी अवस्था होती है 9 सप्ताह से लेके 38 से या 40 सप्ताह तक के बीच की अवधि, इसे कहते हैं हम गर्भस्थ अवस्था। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। विकास के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रवासित किया जाता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ प्रवासित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, घर में या खेल के मैदान में? देखो, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? इंद्रियों और अनुभव के द्वारा जो हम कुछ सीखते हैं, आप सीधे सीधे मान लीजिए जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन सी? आँख, नाक, कान, हाथ, ये सब आपकी इंद्रियां हैं। इनके द्वारा आप जो सीखते हैं या अधिगम या व्यवहार के द्वारा आप जो सीखते हैं वह क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो हम घर में जितना कुछ नहीं सीख सकते हैं, आपको पता है घर में कुछ सीमित संसाधन होते हैं, कुछ लोगों के लिए सीमित संसाधन नहीं होते, कुछ लोगों के लिए सीमित संसाधन होते हैं। आप समझ सकते हैं, कुछ हमारे भाई गरीब फैमिली से आते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा अमीर से आते हैं, इनके लिए सीमित संसाधन नहीं है, घर में सारी फैसिलिटी है, तो घर में हम इतना कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर घर तो होगा नहीं। ऑडिटोरियम, आप समझ सकते हैं, ऑडिटोरियम वहाँ होता है जहाँ पर कोई मतलब एक तरह से शाला होती है, मतलब भाषण दिया जाता है, या ऑडिटोरियम पिक्चर हॉल मान लीजिए, इस तरह का हॉल, तो वहाँ पे भी नहीं सीखते हैं। खेल के मैदान में भी हम संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते हैं। विद्यालय एवं कक्षा में, क्योंकि हमारे विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है, और कक्षा में जब हम शिक्षक और छात्र का अनुवाद होता है, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास का एक अनुवाद भी विकास होता है। जैसे छात्र को बोला जाता है कि आप नाटक करके दिखाइए, तो वह नाटक में भाषण देता है, अपने इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इंद्रियों व्यवहार के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है, खेल के मैदान में कुछ सीखता है। तो संज्ञान विकास का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है? खेल के विद्यालय एवं कक्षा में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत जो दिया गया है स्टेनबर्ग और लोवेट के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण को प्रतिनिधित्व किया है? उनका सीरियल बताना है हमें। तो हमारा जो सबसे पहला है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, उसके बाद है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद 3 से 7 से 11 वर्ष आता है हमारा मूल संज्ञानात्मक अवस्था, उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा आता है 11 से अबव। ठीक है, तो हमारा 2, 4 हमारा ऑप्शन है 4th। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? मानवतावादी सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, डायप थ्योरी या प्रतिष्ठा सिद्धांत? जो अब्राहम मास्लो उन्होंने दिया है हमारा मानवतावादी सिद्धांत। उन्होंने मानव जगत के बारे में कुछ अपने विचार दिए थे, जिससे मानव जगत का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उद्धार हुआ था। तो अब्राहम मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया है। ये कुछ वर्णन है उनके बारे में, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था 1 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, 1 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ये। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक मंदता, ऑटिज्म, अधिगम निरोगता या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो डिसलेक्सिया है वह पठन संबंधी विकार है, मतलब बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, वह एक तरह की बीमारी है। तो वह किस में आती है? अधिगम निर्योग्यता, मतलब बच्चा सीख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, सीख नहीं सकता, यह अधिगम निर्योग्यता में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्च शिक्षण सर्वश्रेष्ठ रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होता है? उच्च शिक्षण मतलब बच्चा कब सबसे अधिक सीख सकता है? तो यह जब सीख सकता है छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न से। जब बच्चे अपने टीचर से जब प्रश्न पूछते हैं तो वह सबसे अधिक सीखता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि क्लास लंबी हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट करिए अपने आप को, क्योंकि इस सैम्पल पेपर से आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली मैं आपको यकीन मानिए, आपको आप जब पेपर देख के आएंगे तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इन 200 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम 35-40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वह क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो हर बार क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है। तो आप धैर्य बनाइए और वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए और एक बार शेयर कर दीजिए।
जीतना आप सभी को है, आपको हर स्थिति में अपने लिए एक सरकारी सीट लेनी है और अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक बालक अपने से विपरीत लिंग के अभिभावक के प्रति अनुराग व्यक्त करता है तो वह कौन सी विशेषता होगी? एनल स्टेज होगी, फैलिक स्टेज होगी, लेंटेसी स्टेज होगी या जेनाटाइल स्टेज होगी? जैसे आप इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जो छोटा शिशु होता है, बच्चा होता है, छोटा लड़का होता है, उसका जो प्रेम होता है वह किसके प्रति होता है? अपने माता के प्रति होता है। और जो छोटी लड़की होती है या छोटी बालिका होती है, उसका जो प्रेम, अधिक प्रेम किसके तरफ होता है? अपने पिता के प्रति होता है। तो वह कौन सी स्टेज होती है? वह होती है हमारी फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज। आइए यह जो चरण किसने दिए हैं? ये हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। सिगमंड फ्राइड ने इसके 4 चरण दिए हैं। पहला होता है मुक अवस्था, जो जन्म से 18 महीने की होती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, अपने मतलब अपने जो भी संवेग होते हैं वह रोकर अपने मतलब अपने द्वारा रोकर व्यक्त करता है। जैसे उसे भूख लगती है वह रोना स्टार्ट कर देता है, उसे कुछ अच्छा लगता है तो वह हंसकर दिखा देता है। ठीक है, दूसरी होती है गुर्दावस्था, जो कि 18 महीने से 3 साल चलती है। इसमें बच्चे के क्या क्या विकास होते हैं? वह चलना सीख सकता है, बोलना भी काफ़ी हद तक सीख जाता है। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है रिएक्शनों द्वारा। ठीक है, तीसरी अवस्था होती है फैलिक अवस्था। इसमें आता है जैसे जो पुरुष, जो बच्चा होता है वह ऑडिपस ग्रंथि द्वारा अपने माँ के प्रति प्रेम वर्णन करता है। और जो महिला होती है उसमें कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, वह पिता के प्रति प्रेम व्यक्त करता है। और चौथी अवस्था है चौथी अवस्था है सुपस्थ अवस्था। सॉरी, माफ़ करिए, 5 अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें चौथी अवस्था हमारी कौन सी है? सुप्रस्थ अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, इसमें विपरीत लिंग के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, इससे सामाजिक गतिविधियां इस अवस्था में आती हैं, बच्चे की सामाजिक गतिविधियां भी इस अवस्था में आती हैं। और 5वीं होती है जनानंग अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा वयस्क अवस्था में चला जाता है या किशोर अवस्था में आगे बढ़ जाता है। सही वर्ती लिखने में कठिनाई का संकेत है, मतलब बच्चा ठीक से लिख नहीं सकता तो कठिनाई का संकेत है। डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या अफसेसिया? तो हमारा इसका आंसर है डिसग्राफिया। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया में एक वर्ड आता है कैलकुलिया, डिसकैल्कुलिया में, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। तो कैलकुलिया, कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ में। तो मैथ इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, डिसग्राफिया, ग्राफ हम क्या करते हैं, ग्राफ में हम लिखते हैं, तो हमारे लिखने संबंधी वर्तनी कहीं भी आए या कठिनाई हो रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमारी डायरेक्ट होती है पठन संबंधित कठिनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा इसका आंसर कौन सा हो गया? डिसग्राफिया। अधिगम में स्थित अंतर्दृष्टिय के महत्व पर जोर दिया दिया था मनोविश्लेषक द्वारा, व्यवहारवादियों द्वारा, संरचनावादियों द्वारा या उपरोक्त में से? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्दृष्टि के महत्व पर ना तो मनोविशेषज्ञ थे, उन्होंने कुछ कहा था, व्यवहारवादियों ने भी कुछ नहीं कहा था, संरचनावादियों ने भी कुछ नहीं कहा था। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएंगे? बच्चों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके लिए हम शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएंगे? हम उसमें अपनाएंगे चर्चा विधि। जब हम बच्चों से चर्चा करते हैं, बच्चों को बोलने का अवसर देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हमारा जो शिक्षक है वह हमें आगे उत्साहित कर रहा है। जब बच्चा सही आंसर देता है, बच्चे के मन में भावनाएं और जागृत होती हैं कि वह और ज़्यादा बोले और अपने विचारों को रखे। तो चर्चा विधि के द्वारा हम अधिक से अधिक भागीदारी बच्चों की स्थापित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्रिकेटर जो अपनी गेंदबाजी कौशल में सुधार करता है और उससे बल्लेबाजी कौशल को साधने के लिए कौशल का शांत करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, यह अधिगम के कौन सा उदाहरण है? मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था और ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में भी। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा? शून्य स्थानांतरण। क्योंकि गेंदबाजी का एक अलग क्राइटेरिया है गेंदबाजी करने से और एक बल्लेबाजी करने से। बल्लेबाजी आप अलग से सीखते हैं, उसका यूज़ हम गेंदबाजी में नहीं कर सकते हैं, और गेंदबाजी का यूज़ हम बल्लेबाजी में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें शून्य स्थानांतरण आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस सिद्धांतकार का नाम बताइए जिसने परीक्षण की संख्या में वृद्धि की त्रुटियों की संख्या में कमी की है।
और इस प्रकार के अधिगम को संभव हो पाया है वे हमारे कौन थे? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया है? जो परीक्षण किए थे उनकी तो वृद्धि की और त्रुटियों की संख्या की कमी की है, ताकि बच्चा कम से कम त्रुटियों में अधिक से अधिक सीख सके। उन्होंने बहुत सारे परीक्षण दिए हैं और त्रुटियां कम से कम हो और अधिक से अधिक सीख सके, यह किसने दिया? हमारे थॉर्नडाइक ने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में कथन बताइए। ठीक है, संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान हमारा क्या होता है? इंद्रियों या व्यवहार द्वारा हम जो कुछ सीखते हैं उसे आप संज्ञान कह सकते हैं। और संवेग क्या होता है? भय, क्रोध, प्रेम, ये सब हमारा क्या होता है? संवेग होता है। तो ये एक दूसरे का आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी शिक्षा में हमारे सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम के अंतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अधिगम के अंतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे थे सी एच जड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा क्या है? तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देंगे क्योंकि लास्ट लंबी होती आ रही है, आप लोग बोरिंग ना फील करें, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जाता रहा हूँ। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार सभी श्रेणियों को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो हमारे छात्र हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने क्या क्या ज़रूरत है और सभी को एक साथ बैठाकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा में किसी से भेदभाव नहीं किया था, सभी को लेकर चला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हद तक कहीं से अच्छे लेकर आया हूँ। और प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे प्रिय भाई जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं या इस क्वेश्चंस को पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं या मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को कहा जाता है बैसंधी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह पात्र जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को कोई कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है? वह पात्र जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को कोई कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है वह कहलाता है अधिपत्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कली शब्द का बहुवचन क्या है? कली शब्द का जो बहुवचन है वह है कलियां। नैन में कौन सी संधि है? यण संधि है, कुड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। तो हमारा नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अन। ठीक है, हमारा जो नैन का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। और इसमें हमारी कौन सी संधि होगी? इसमें हमारी होगी अयादि संधि। जहाँ भी आपको सिंपल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, एक ट्रिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ भी आपको सिंपल वर्ड लिखा जाए जिसमें ना तो आ की मात्रा हो ना ऊ की ना कोई भी मात्रा हो, सिंपल वर्ड लगाओ। जैसे नैन है, पवन है, ठीक है। जहाँ पर ना आ कोई भी मात्रा हो, सिंपल 3 अक्षरों में या 4 अक्षरों में जैसा भी वर्ड हो लेकिन मात्रा कोई ना हो, वहाँ हमारी कौन सी संधि आएगी? अयादि संधि आएगी। संधि के कितने भेद होते हैं? यह क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद है उत्धन लेख। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है, द्विगु समास। जहाँ भी आपको नंबर दिखाई दे जाएं, जैसे त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुज, पंचवटी, 5, ये सबों में जहाँ भी आपको नंबर दिखाई दे वहाँ आप समझ लेना जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ हमारे होता है द्विगु समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंघी का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द क्या होता है? जो कि संस्कृत भाषा में होते हैं, ठीक है।
और जिसका हम संस्कृत भाषा का प्रयोग हम हिंदी में ऐसे करते हैं, एज इट इज कर लेते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और तब हम उसका यूज हिंदी में करते हैं, हिंदी अपनी भाषा में करते हैं, वे हमारे कहलाते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम हम जैसा कि तेरा संस्कृत में होता है वैसे की वैसे अपनी हम भाषा में प्रयोग करते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो कंघी का तत्सम हमारा क्या है, कंघी का तत्सम है हमारा ककिति, ककित, ककिति। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कपिति का तद्भव क्या है हमारा, कैथा। कज्जल का क्या है, काजल। काजल जो होता है, जो बच्चों के लगाया जाता है, उसको संस्कृत में हम कहते हैं कज्जल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुटार का क्या है, कुलाड़। कुटार का क्या है, कुलाड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द है जिज्ञासा, उत्सुक। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, उत्सुक। और उत्सुक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, कौतुल। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द होता है कौतुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नयन का विलोम शब्द। उन्नयन का विलोम शब्द क्या है, प्रधान, अवनमन, आदर्श या समापन। उन्नयन मीन्स ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, अब उसका विलोम पूछ रहा है तो उसका विलोम होगा अवनमन। ठीक है, अवनमन, अवनमन मीन्स नीचे की ओर जाना। आइए नेक्स्ट को चलते हैं। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से शेष शब्दों से भिन्न है, सलील, सोम, नीर, अम्बु। तो हमारा नीर पानी होता है, अम्बु एक तरह से बादल, ये भी पानी का रूप आता है, सलील भी पानी का रूप आता है। जो हमारा सोम है ये अन्य शब्दों से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। सोम माने हमारा होता है क्या, अमृत, सुधा, ये हमारा सोम है। तो सोम हमारा दूसरे शब्दों से भिन्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गरल का विलोम शब्द क्या है, सुका, तरल, सुधा या सरल। तो गरल का आप ये मत सोच लीजिए कि तरल होगा, ठीक है, या सरल होगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो आप सोचते हैं वो मोस्टली पेपर में नहीं होता है, बहुत कम केस होते हैं। तो गरल का तरल या सरल नहीं हो सकता है। गरल मीन्स होता है विष। ठीक है, और विष का विलोम पूछ रहा है तो विष का विलोम होगा हमारा सुधा। सुधा मीन्स होता है अमृत। ठीक है, सुधा मीन्स होता है अमृत। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या रामधारी सिंह तिनकर को। तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वह हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। यह कब हुआ था, यह हुआ था 1968 में, 1968 में। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। जीवन के प्रति अनास्थम किस नाटक में है, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, बकरी, ओजो, दीदी। जीवन के प्रति अनास्था किस नाटक में है, वह हमारे बकरी में, बकरी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत भारती के रचनाकार कौन थे, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती के रचनाकार है हमारे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुंदर है बेहद, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किस कवि की है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप याद रखना, जितने भी हमारे कवि हुए हैं वह मोस्टली उन्होंने अपने नाम से, जो उनका नाम है उससे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ पंक्तियाँ दी हैं। तो इसमें लिखा है सुंदर, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्वत के ऊपर समतल भूमि के वाक्यांश के लिए एक शब्द कई बार पूछा गया है। आप यूपी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम बता रहा हूँ 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया है। पर्वत के ऊपर की भूमि या पर्वत के नीचे के ऊपर की भूमि। पर्वत के ऊपर समतल भूमि को कहा जाता है आदित्य का, और पर्वत के नीचे समतल भूमि को कहा जाता है उपतिष्ठ का, उपतिष्ठ का। तो हमारा इसका आंसर क्या है, आदित्य का। इसमें पूछा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है, दुर्निर्वार के लिए एक शब्द, जिसे दूर करना खटे नो वह कहलाता है दुनिर्वार। जिसे दूर करना खटे नो वह कहलाता है दुनिर्वार। उचित मुहावरे अर्थ में युग्म नहीं है, गलत युग्म बताना है हमारा। टिप्स लगाना, सिफारिश करना, यह बिल्कुल सही है। कलेजा मुंह में आना, भयभीत होना। जैसे हम कहते हैं वह भयभीत हो गया, उसका कलेजा क्या मुंह में आ गया या भयभीत हो गया, डर गया, तो यह भी सही है। एंड तीर मारना, बहुत से कहते हैं उसने क्या तीर मारा यार, मतलब बहुत बड़ा काम करना, यह भी सही है। अंडे का शहजाद होना,
अनुभवयुक्त व्यक्ति, यह गलत है। अंडे का सहजात मीन्स होना अनुभवहीन व्यक्ति, जैसे किसी भी काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है, उसके लिए एक शब्द है अंडे का सहजादा। यहाँ बोला है अनुभवयुक्त व्यक्ति, यह गलत है, अनुभवहीन व्यक्ति यहाँ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुहावरे का कौन सा युग्म अनुचित है, कौन सा युग्म गलत है, गलत पूछा है, ठीक है। तो मुंह की खाना, पराजित होना, ये सही है, हम लोग कह रहे हैं इसने तो मुंह की खा ली, मतलब पराजित हो गया वह। मुंह उतरना, ये सभी को पता है, उदास होना, ये भी सही है। मुंह सिलना, चुप रहना, टीचर कहता है अपना मुंह चुप कर लीजिए या मुंह सिल लीजिए, मतलब चुप रहिए, ठीक है। मुंह झूठ करना, पेट भरना, यह गलत है। मुंह झूठ भरने का मतलब होता है, या मुंह झूठ करने का मतलब होता है बहुत कम खाना, बहुत कम खाना या अल्प खाना, तो ये हमारा गलत है। तो हमारा इसका आंसर होगा मुंह झूठ करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा वाक्य ब्रह्मादि की दृष्टि से शुद्ध है? आप तो हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, आप तो हरिश्चंद्र हैं। विस्मयादि वर्ड इसमें पूछा है, आप तो हरिश्चंद्र हैं, आप तो हरिश्चंद्र है। तो हमारा इसमें ये पूछा है वाक्य ब्राह्म आदि की दृष्टि से सत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसमें ब्राह्म जो सिंबल होता है उसका उसमें ये पूछा है, थोड़ा सा इसमें संकोच है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। हो सकता है इसका आंसर फोर्थ हो, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसका आंसर वैसे फोर्थ हो सकता है, तो आप इसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द का शब्दी विच्छेद होता है परधन उपकार, परधन उपकार। तो इसमें उपसर्ग पूछा, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे आते हैं, तो हमारा पर इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निरुत्साह में कौन सा उपसर्ग है? निरुत्साह, तो निरुत्साह में हमारा जो उपसर्ग है निर, ठीक है, निर हमारा उपसर्ग है, इसका संधि विच्छेद होता है निर्धन उत्साह, निर्धन उत्साह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्पविराम व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे वर्गों में पहला, तीसरा, पांचवा जो बड़ होता है वह होता है हमारा अल्पविराम व्यंजन। तो पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा कौन सा होता है? वह होता है हमारा महाप्राण व्यंजन। तो हमारा पहला, तीसरा, पांचवा किस में आ रहा है? देखो ये आ रहा है हमारा, इसमें ये हो नहीं सकता, खा दूसरा होता है, का दा खा इसमें भी ये दूसरा होता है, ता फा ये भी दूसरा होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ये है दूसरा, पा भी पहला होता है, दा भी पहला होता है और का भी पहला होता है अल्पविराम व्यंजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? या, र, ला और वा। तो हमारा या भी है, बा भी है, ला भी है, नहीं है पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत पर रुको में कौन सा कारक है? आप प्लीज़ कारक एक बार याद कर लीजिए, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट में 100% हर बार आता है। तो छत पर रुको, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रधान के लिए अप्रधान से, अधिकरण में पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है। यहाँ पर कौन सा है? अधिकरण कारक। तो ये आप एक बार कर्ता कारक जरूर याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमने उसे आधी रात को भगा दिया, इसमें भी कारक पूछा है, हमने उसे आधी रात को भगा दिया, आधी रात को, तो इसमें को कहाँ पर आ रहा है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्म, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब क्या किया जा रहा है? कर्म किया जा रहा है, पढ़ी जा रही है, कर्म किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पढ़ी क्या है? यह है संज्ञा की विशेषता बता रही है, जो क्रिया है वह किसकी विशेषता बता रही है? संज्ञा की। तो हमारा हो जाएगा आंसर कर्मवाच्य, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ देख लेते हैं, जैसे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। कृतवाच्य में कृत्य की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भाववाच्य वाक्य पूछा है, वह रोती है, इसमें तो कोई भाव नहीं है, ठीक है। भाव इमोशनल जो होते हैं उसके थ्रू जो वाक्य बनता है, ठीक है। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई जाती है, इसमें भी कर्म हो रहा है, पकाई जाती है एक तरह से कर्म हो रहा है, तो इसमें भी कोई भाव नहीं है। वह कौन है? ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता उन लोगों से, मतलब उन लोगों से कोई काम नहीं हो रहा, यह उनकी भावना के प्रति है, मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, भावना से अंदर से एक वाक्य निकल रहा है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो हमारा अलंकार होगा यमक अलंकार। जब एक वर्ड या एक शब्द बार बार आए और उसके विभिन्न विभिन्न अर्थ हो, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? हमारा जो अलंकार होता है वह हमारा होता है यमक अलंकार। जैसे यहाँ पर दे रखा है घटा, दो बार दे रखा है, काली घटा और फिर कहता है घमंड घटा। एक होता है घमंड घटना मीन्स कम होना, ठीक है, एक का मतलब है कम होना, एक मीनिंग का मतलब है कम होना, ठीक है। और दूसरी काली घटा, ऊपर छाने वाले काले बादल, जो ऊपर छाने वाले होते हैं काले बादल, वहाँ उसे काली घटा को उससे मतलब उसका अर्थ काली घटा का वह है जो जैसे ऊपर काले बादल छा जाते हैं, उसका मतलब काली घटा है। और घमंड घटा का मतलब कुछ घटना या कम होना। तो एक वर्ड का प्रयोग बार बार हो लेकिन वह विभिन्न विभिन्न अर्थ दे, वहाँ होता है यमक अलंकार। जैसे दे रखा है उपमा क्या होता है? जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ होता है उपमा अलंकार। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सागर सा गंभीर हृदय, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पर एक प्राणी की तुलना दूसरे प्राणी या वस्तु से की जा रही है, ठीक है। श्लेष अलंकार, जहाँ पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। एक शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हो, जैसे मधुवन की छाती को देखो, सुखी कितनी इसकी कलियां, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप सभी को पता होगी। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तनीगत अशुद्ध रूप बताइए। तो सत्यार्थ हमारा सही है, मंत्र भी सही है, श्रीखंड भी सही है। हमारा कृत्य गलत है। हमारा कृत्य जो लिखा जाता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा वंतनीगत अशुद्ध रूप बताइए। तो नमूना भी हमारा सही है, अलमारी भी सही है, चरितार्थ भी सही है, जंतु हमारा गलत है, जंतु हमारा गलत है। वचन संबंधी असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म सारी है, जैसे लता लताएं, ये भी सही है, ठीक है। पत्ता का पत्ते होता है, ये भी सही है। लता का बहुवचन लताएं होती है, पत्ता का पत्ते होता है, गली का गलियां होती हैं, आँख आँखियाँ नहीं होती, आँख का आँख ही रहता है। तो हमारा जो गलत है वह चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। शिव शंभू का चिट्टा के रचनाकार कौन है? शिव शंभू जो के चिट्टा के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। कामयानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, सभी को पता है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानी खेतका की रचनाकार कौन थे? ईशा अल्लाह खां। रानी खेतका की रचना कौन है? ईशा अल्लाह खां। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, काव्य पंक्ति किसकी है? कबीरदास, सूरदास, मीरादास, मीराबाई या सैजोबाई। मैं गिरधर के घर जाऊं, जो हमारी मीराबाई थी, आपको पता है, वह हमारे ठाकुर जी की, हमारे बिहारी जी की अनन्य प्रेमी थी। तो हमारा इसका आंसर होगा मीराबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? हिंदू के प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक थे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, आइए। उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य है विद्यार्थियों की त्रुटि इंगित करना, विद्यार्थी त्रुटियों का आकलन करना, विद्यार्थी त्रुटियों का मूल्यांकन करना या विद्यार्थी त्रुटियों का संशोधन करना। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? मूल्यों का संशोधन करते हैं, जो भी त्रुटियां होती हैं उनका संशोधन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की त्रुटियों का संशोधन करना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मैंने और आपको लगा है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, तो प्लीज़ यार एक बार शेयर कर दीजिए। बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। आपके व्यूज़, आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं। और मेरी आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं आपके यूपी टेट के पेपर के लिए। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं अभी आपको 1-2 सैम्पल पेपर और भी कराऊंगा। और आई होप आप सभी आने वाले भविष्य में अपने लिए एक सरकारी सीट भी पक्की करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।